Okay, today we are studying about principle of reversibility related to light and related to refraction phenomenon. प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी हिंदी में इसको हम कहते हैं उत्क्रमणीयता का सिद्धांत. प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी उत्क्रमणीयता का सिद्धांत. उत्क्रमणीयता का सिद्धांत. प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या कहता है कि जब कोई भी लाइट रे जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है, अगर हम उस लाइट रे के पाथ को रिट्रेस करें, ठीक है, तो हम देखते हैं कि वो जिस पाथ से चल करके आई है उसी पाथ में वापस जा रही है. मतलब लाइट रे जो है वो अपना पाथ चेंज नहीं करती ड्यू टू रिफ्रैक्शन. ठीक है, इफ वी रिट्रेस द पाथ ऑफ लाइट. उत्क्रमणीयता का सिद्धांत ये कहता है कि प्रकाश की किरण अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है तो अपवर्तन के पश्चात अगर हम उस प्रकाश की किरण का माध्यम बदल दें. माध्यम बदल दे कहने का अर्थ ये है कि अगर प्रकाश की किरण वायु से कांच में चल रही है, ठीक है, तो वो जिस रास्ते से वायु से कांच में चल करके आ रही है और फिर हम उस प्रकाश की किरण को कांच से वायु में भेजें, तो जिस रास्ते से वो कांच से वायु में जाएगी और उसके पूर्व जिस रास्ते से वो वायु से कांच में आई है, दोनों रास्ता एक जैसा होगा. ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी या उत्क्रमणीयता का सिद्धांत. देखिए, इसको हम लोग और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि ये एक मीडियम है एयर, वायु, और ये दूसरा माध्यम है ग्लास, कांच. तो प्रकाश की किरण जो है वो वायु से चल करके आई, ये इंसिडेंट लाइट हुई, आपतित किरण हुई. क्योंकि यहाँ पे एक इंटरफेस है तो यहाँ पे क्या बनेगा, नॉर्मल. ये नॉर्मल बना, ठीक है, ये नॉर्मल बना. अब प्रकाश की किरण रेयर टू डेंसर चल रही है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में चल रही है, तो वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी. ये ऐसे दैट्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. ये अब अगर यहाँ पे हम लोग ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर हो गया. अब देखिए पाथ क्या है, ये इस तरीके से आ रही है और इधर की तरफ जा रही है. ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक मिरर लगा दें तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर जाएगी. ये यहाँ से लाइट ऐसे गई और वापस इधर से ऐसे निकली. तो देखिए आने का भी रास्ता वही है और जाने का भी रास्ता वही है. तो प्रकाश की किरण जो है जिस रास्ते से आती है उसी रास्ते से वापस जाती है. लाइट रे जिस पाथ से इंसिडेंट हो रही है इमर्ज भी उसी पाथ में होगी. ठीक है, अगर हम रिफ्रैक्शन करवा रहे हैं बिटवीन टू मीडियम्स, तो मीडियम के बीच में हम रिफ्रैक्शन करवा रहे हैं तो लाइट रे का रास्ता नहीं बदलता. ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी. इसका तो छोटा सा मैथमेटिक्स है. ठीक है, पहला क्या है, ओके, वी आर कटिंग गुड. इफ यू प्लेस प्लेन मिरर here, प्लेन मिरर and light ray retrace this direction. The direction of incoming ray and the outgoing ray will same. ओके, इसके बाद हम लोग इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखते हैं. ठीक है, पहले लाइट कहाँ से कहाँ गई, एयर से ग्लास में. When light travels from air to glass, then by Snell's law
देन बाय स्नेल्स लॉ। जब प्रकाश की किरण वायु से कांच में जाती है तब स्नेल के नियम से प्रकाश की किरण को मोड़ने का काम कौन कर रहा है, लाइट रे को गाइड करने का काम कौन सा मीडियम कर रहा है, जी ग्लास। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास किसके रेफरेंस में, एयर के रेफरेंस में। कांच का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष, साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, ये देखो आई और ये आर, स्नेल का नियम, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। याद रखना, लाइट रे को बेंड करने वाला एंगल हमेशा किधर रहेगा, नीचे रहेगा। लाइट रे को बेंड कौन सा एंगल कर रहा है, ये। ठीक है, ओके। ये इक्वेशन है। अगेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम ग्लास टू एयर इफ वी रिवर्स दिस लाइट। अगर इस लाइट को हम रिवर्स करते हैं एक प्लेन मिरर का यूज करके, अगर इस लाइट को हम विपरीत दिशा में चलाना चालू करते हैं समतल दर्पण का उपयोग करते हैं, समतल दर्पण। ओके, तो अब लाइट कहाँ से कहाँ जाएगी, ग्लास से एयर में जाएगी। ग्लास का रिफ्रैक्टिव, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा स्नेल्स लॉ से, किसके रेफरेंस में, सॉरी एयर का निकलेगा किसके रेफरेंस में, ग्लास के रेफरेंस में। अब यहाँ से देखिए इंसिडेंस एंगल क्या हो जाएगा, अगर लाइट ऐसे जा रही है तो ये एंगल इंसिडेंस रे और ये नॉर्मल, इसके बीच का एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये आर हो जाएगा अपॉन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। लाइट को मोड़ने वाला एंगल कौन है, आई। और मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया कि लाइट जिस एंगल पे मुड़ती है उस एंगल को हमेशा हम क्या लेते हैं, नीचे की तरफ लेते हैं। इक्वेशन 2, अब इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए और मल्टीप्लाइंग बोथ इक्वेशन, इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 का गुणा करने पर और मल्टीप्लाइंग 1 एंड 2। ठीक है, इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड अलग मल्टीप्लाई होगा, बायां पक्ष अलग गुणा होगा, तो ये 0 a इंटू a म्यू g इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर अपॉन साइन आई। ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन मल्टीप्लाई, साइन आर से साइन आर कैंसिल, साइन आई से साइन आई कैंसिल। ठीक है, ओके, तो क्या बचा, a म्यू g इंटू जी म्यू a इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल हो गया। ठीक है, तो अब a म्यू g इज इक्वल्स टू 1 अपॉन जी म्यू a। ये एक रिलेशन है, इस रिलेशन को हम रिवर्सिबिलिटी रिलेशन कहते हैं। ये एक संबंध है, इसको उत्क्रमणीयता का संबंध कहते हैं। ठीक है, कि प्रकाश किरण अगर कांच से वायु में जा रही है, कांच से वायु में जा रही है, तो उसका जो अपवर्तनांक है वो किसका व्युत्क्रम होता है, जब प्रकाश वायु से कहाँ जाती है, कांच में। ठीक है, कहाँ से कहाँ जा रही है, वायु से कांच में, तो दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इसी को व्युत्क्रमणीयता भी बोलते हैं, व्युत्क्रमणीयता का सिद्धांत भी बोल सकते हो, उत्क्रमणीयता भी बोल सकते हो, और रिवर्सिबिलिटी अंग्रेजी में इसको कहते हैं, इंग्लिश में इसका प्रोनाउंसिएशन होता है रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, अब इसके बाद हम और मीडियम को चेंज करते हैं और एक दो से ज़्यादा मीडियम लेते हैं, तब प्रकाश का, लाइट का नेचर कैसा होता है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो हम लोग करेंगे वो करना है हमको रिफ्रैक्शन थ्रू सेवरल मीडियम। रिफ्रैक्शन थ्रू सेवरल मीडियम, विभिन्न माध्यमों में अपवर्तन।
या विभिन्न माध्यमों में अपवर्तन। इसको मैं कोशिश करूँगा कि बहुत इजी वे में आपको बताऊँ। देखिए लास्ट लेक्चर में मैंने आपको अपवर्तनांक का मतलब बताया था, स्नेल का नियम बताया था। म्यू ही अपवर्तनांक होता है और म्यू जिसका ज़्यादा होगा वो प्रकाश की किरण को ज़्यादा होगा। ये सारी चीज़ों पे हमने डिस्कशन कर लिया था। तो उसी स्नेल्स लॉ को बेस लेकर के हम लोग इन सारी चीज़ों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने डिफरेंट मीडियम्स लिए, ये एक मीडियम हो गया एयर, ये एक मीडियम हो गया वाटर, और ये मीडियम हो गया गैस, और ये मीडियम वापस से आ गया एयर, ठीक है। ये डिफरेंट मीडियम्स हैं, सेवरल मीडियम्स है। इसमें रिफ्रैक्शन किस तरीके से होता है वो हमको समझना है। ये वाटर मीडियम है, यहाँ पे ऑब्वियस वाटर होगा और ये इसको फिल कर दिया वाटर से, है ना। इसको हमने किससे फिल कर दिया? वाटर से फिल कर दिया। अब इसमें देखिए लाइट जो है एयर मीडियम से इंटर करती है इस तरीके से। एयर और वाटर के कंपैरिजन में एयर रेयर मीडियम है और वाटर कैसा मीडियम है? डेंसर मीडियम है। चलो देखिए एयर और वाटर, वायु और जल दोनों में सघन है जल, वायु है विरल। प्रकाश की किरण वायु से जल में जाती है, ये इंटरफेस है, अंतरपृष्ठ है, तो यहाँ पे बनेगा अभिलंब, ये बना अभिलंब, ये बना आई, और ये लाइट को ऐसे सीधा जाना था। ये लाइट की एक्चुअल डायरेक्शन है, बट लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल बिकॉज इट रेयर टू डेंसर, इट मूव्स रेयर टू डेंसर मीडियम। ये वायु से जल में प्रवेश कर रही है तो ये अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। तो ये वाला एंगल मैंने आर बोल दिया। अब देखो लाइट को वाटर से कहाँ जाना है? ग्लास में जाना है। फिर से एक इंटरफेस आया, अंतरपृष्ठ आया, एक और नॉर्मल बनेगा, एक और नॉर्मल बन गया। ये इसका एक्चुअल पाथ है चलने का ग्लास में। ये अगर यहाँ पे ग्लास मीडियम नहीं होता तो ये सीधा चला जाता, बट ये रेयर टू डेंसर विरल से सघन माध्यम में चल रही है तो बेंड्स टुवर्ड्स दी नॉर्मल, ये ऐसे बेंड हो गई, ठीक है। अब देखिए ये मीडियम सेम है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये वाला एंगल अगर आर है तो इसको भी आर कर लेते हैं, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा? आर, बट इसको हम R1 कर देते हैं और इसको भी R1 कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अभी और भी R1 को मिलने हैं, ठीक है। ओके, अब लाइट यहाँ पे इधर भी थोड़ा बैठ होगी ग्लास मीडियम में, तो ये वाला अब इसके लिए ये वाली लाइट और ये नॉर्मल के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस को R1 बोल दिया, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को क्या बोल देते हैं? R2, क्या बोल देते हैं? R2। अब लाइट को ग्लास से कहाँ जाना है? एयर में जाना है, ये इंटरफेस है, यहाँ पे एक और नॉर्मल बनेगा। अब लाइट डेंसर टू रेयर जा रही है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। इसका चलने का वास्तविक रास्ता ये है, लेकिन ये मूव्स अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। ये अब अभिलंब से दूर हट जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी, और ये वाला जो एंगल होगा नॉर्मल और इसके बीच का एंगल, ये वाला मीडियम एयर है, ये वाला मीडियम भी एयर है, दोनों वायु माध्यम है। दोनों कैसे माध्यम है? वायु। और मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया सेम माध्यम अगर समान माध्यम है तो एंगल भी कैसे बना लेते हैं? हम समान बना लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला एंगल भी कितना बन जाएगा? आई, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है? आई, और ये भी आई। और दूसरी चीज़ ये याद रखें कि एक नियम रखें कि जिस एंगल पे लाइट किसी मीडियम में इंटर करती है, अगर उस मीडियम से दूसरे मीडियम से लाइट इमर्ज हो रही है बाहर की तरफ, तो सेम एंगल पे इमर्ज होती है। अगर किसी माध्यम में प्रकाश की किरण प्रवेश कर रही है, ठीक है, और जब उसे उस माध्यम से बाहर निकलना है, तो जिस माध्यम में जिस कोण पर वो उस माध्यम में प्रवेश करती है दूसरे माध्यम से, उसी कोण पर वो निर्गत होती है। निर्गत होती है कहने का मतलब है बाहर निकलती है। एंगल समझिए,
एयर में एंगल है आई, वाटर में एंगल है R1 और ग्लास में एंगल है R2। अगर ये वाला एंगल R2 है तो ये भी कितना होगा, आंसर है ये भी R2 होगा। चलिए फटाफट बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, आप अपने शब्दों का प्रयोग करके लिख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई हैं। सिर्फ हमको स्नेल का नियम लगाना है जब प्रकाश की किरण अलग अलग माध्यम में चलेगी। सबसे पहले कहाँ से कहाँ चल रही है, वायु से जल में चल रही है, एयर टू वाटर। ठीक है, तो एयर टू वाटर स्नेल्स लॉ लगाओ, तो म्यू इज इक्वल्स टू साइन अपॉन साइन, ये लिखा। अगर एयर से वाटर, वायु से जल में चल रही तो प्रकाश की किरण को मोड़ने का काम कौन कर रहा है, जल। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का निकलेगा, किसके रेफरेंस में निकलेगा, एयर के रेफरेंस में। किसके रेफरेंस में निकलेगा, एयर के। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, आई है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, R1 है। आपतन कोण आई है और अपवर्तन कोण R1 है। ठीक है, उसके बाद वाटर से कहाँ जा रही है, ग्लास, तो वाटर टू ग्लास। पानी से कांच में जा रही है तो प्रकाश की किरण को कौन मोड़ेगा, कांच मोड़ेगा। ये देखो पानी से कांच में जा रही है तो ग्लास और ये वाटर, साइन अपॉन साइन। वाटर से ग्लास में एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण क्या होगा, वाटर से ग्लास में आपतन कोण R1 है और अपवर्तन कोण क्या है, R2 है। फिर ग्लास से अगेन एयर, ग्लास टू एयर, कांच से वायु। ग्लास से एयर में देखो लाइट को कौन मोड़ रहा है, एयर, तो म्यू किसका निकलेगा, एयर का, किसके रेफरेंस में, ग्लास के रेफरेंस में, साइन अपॉन साइन। ग्लास से एयर में एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन हो गया, तो ये नॉर्मल और ये इंसिडेंट रे, ये अभिलंब और ये आपतित किरण, तो ये R2 एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो गया, तो आंसर आई हो गया, ये लाइट को मोड़ने वाला एंगल। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। ठीक है, 1 इंटू 2 इंटू 3। लेफ्ट हैंड साइड को अलग मल्टीप्लाई करना है, राइट हैंड साइड को अलग मल्टीप्लाई करना है, गुना करना है। बाएं पक्ष को अलग, दाएं पक्ष को अलग। तो बाएं पक्ष में देखो एयर म्यू वाटर, फिर वाटर म्यू ग्लास, फिर ग्लास म्यू एयर। यहाँ पे देखिए साइन आई अपॉन साइन R1 इंटू साइन R1 अपॉन साइन R2 इंटू साइन R2 अपॉन साइन I। एक मिनट, विजिबल है कि नहीं देख लेते हैं। ओके, इट्स विजिबल, दिख रहा है सभी को। देखो ये साइन R1 से साइन R1 गया, साइन R2 से साइन R2, साइन I से साइन R। तो ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू म्यू जी इंटू जी म्यू ए, इक्वल में क्या बचा, 1। आगे की कहानी हम लोग कहाँ समझेंगे, आगे की कहानी को हम लोग इधर कहीं समझ लेते हैं। अब देखो, बाई रूल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, बाई प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से जी म्यू ए किसके बराबर होना चाहिए, ए म्यू जी के। तो यहाँ पे हम लोग इक्वेशन 4 कैन बी रिटन एज, एक समीकरण 4 को लिख सकते हैं, इक्वेशन 4 कैन बी रिटन एज समीकरण 4 को इस प्रकार लिखा जा सकता है, थोड़ा सा इसको रफ करना ही पड़ेगा। ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू जी इक्वल्स टू 1 अपॉन, इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं, इसको इधर 1 की तरफ, तो ये जी म्यू ए। अब इक्वेशन 5 में देखो, इक्वेशन 5 में जी म्यू ए किसके बराबर है, 1/a म्यू जी के। ठीक है, तो 1/a
बट्टे जी म्यू ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए म्यू जी लिख सकते हैं। ओके, तो ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू जी, इसमें कंफ्यूज ना होगा। देखो इसका उल्टा ये है तो इसका उल्टा ये होगा, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, आंसर है ये लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख देते हैं ए म्यू जी। तो अब डब्ल्यू म्यू जी किसके इक्वल हो जाएगा, तो ए म्यू जी अपॉन ये अपॉन में आ जाएगा ए म्यू डब्ल्यू। देखो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रेफरेंस में है, एयर के। कांच का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष है, वायु के। और पानी का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष है, वायु के सापेक्ष है। दोनों का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष है। अब थोड़ा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को याद करिए। टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो निरपेक्ष अपवर्तनांक था, ठीक है, उसमें हम क्या पढ़ते थे कि अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम के रेफरेंस में निकाल रहे हैं, ठीक है, तो हमारे लिए इतना उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना ही क्लियर होता है। जैसे कि हम बोलते हैं कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, तो इतना स्टेटमेंट हमारा सेटिस्फाई होता है अगर हम कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रेफरेंस में बता रहे हैं, एयर। किसके रेफरेंस में बता रहे हैं, एयर के, ठीक है। अगर हम कांच का अपवर्तनांक 1.5 सेंटीमीटर है बता रहे हैं, ठीक है, तो इतना कथन हमारा सही रहेगा अगर हम उसको किसके सापेक्ष बता रहे हैं, वायु के सापेक्ष। तो हम अगर वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक बताते हैं, अगर हम एयर के रेफरेंस में किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता रहे हैं, ठीक है, तो सब हमारे लिए स्टेटमेंट ही सेटिस्फाई हो जाता है, हमको दूसरे मीडियम को बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर हम दूसरे मीडियम की बात नहीं कर रहे हैं तो समझ में आ जाता है कि दूसरा मीडियम कौन सा होगा, एयर ही होगा, ठीक है। अब देखिए ये बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है आपके लिए। ये हमको क्या बताता है कि अगर हमको ग्लास के रेफरेंस में वाटर के रेफरेंस में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालना है, ठीक है, हमारे लैब में अगर दो में से कोई एक चीज़ अवेलेबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लेंगे और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लेंगे। हालांकि ये दोनों चीज़ें हमारे लैब में प्रेजेंट रहती है, ठीक है, बट हम कोई ऐसा दो मीडियम लेते हैं, लाइक हमने वाटर ले लिया और कैरोसिन ले लिया, ठीक है, उन दो मीडियम के बीच में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हम वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले एयर के रेफरेंस में निकाल लेंगे, उसके बाद कैरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेफरेंस में निकाल लेंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो हमको जो है दोनों के बीच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा, ठीक है। अगर मिट्टी के तेल और पानी के बीच का हम अपवर्तनांक निकालना चाहते हैं तो हम पहले मिट्टी के तेल का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष में निकाल लेंगे, फिर जल का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष में निकाल लेंगे और दोनों को जब भाग दे देंगे तो हमको दोनों के बीच का जो है अपवर्तनांक पता चल जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि एयर जो है, एयर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, आपको एयर मीडियम को पकड़ के लाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑलवेज है, ठीक है, वो हमारे लैब में भी है, हमारे घर में भी है, हर जगह पर एयर अवेलेबल है। इसीलिए हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का किसके रेफरेंस में निकाल लेते हैं, एयर के रेफरेंस में निकाल लेते हैं। तो इतनी चीज़ें आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर कुछ चीज़ वीडियो में ऐसी लगती हो कि उस चीज़ में मुझे सुधार करना चाहिए तो ज़रूर कमेंट में आप लोग लिखिएगा, उस चीज़ पे सुधार किया जाएगा। ओके, आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।